हेलो दोस्तों, 1858 के एक्ट के में सुभाष कश्यप जी कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है, ठीक है, वो अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट देने का जो है पहला संगठित प्रयास था। और जो अंग्रेज इतिहासकार हैं इसको गदर नाम देते हैं। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसको गदर नाम देते हैं, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इसको स्वाधीनता के लिए प्रथम युद्ध का नाम देते हैं। स्वाधीनता के लिए स्वाधीनता का युद्ध। अगर इसके बाद बात करें तो इस विद्रोह से भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है एक बहुत ही दुखदाई घटना रहा। अगर इसके बाद बात करें 1858 का, तो भारत के उत्तम प्रशासन के लिए यह एक्ट बना और इस एक्ट के अधीन जो भी भारतीय क्षेत्र थे कंपनी के कब्जे में, वह सब जो है अब सीधे क्राउन में निहित हो गए। उन पर जो है सीधा शासन क्राउन के हिसाब से होता था। अगर बात करें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से कार्य करते हुए या फिर क्राउन द्वारा जो है उसके नाम से सीधा शासन किया जाने लगा। अब अगर बात करें 1858 का, तो जो है एक्ट जो है अधिकांशतः ऐसे प्रशासन तंत्र में सुधार तक सीमित था जिसके द्वारा भारत के प्रशासन पर इंग्लैंड में निरीक्षण और नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि इसके द्वारा जो है भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सब पे। और आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, जिसमें सबसे पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, या फिर जिसको हम लोग 1858 का भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो 1857 का विद्रोह, जिसे हम लोग या फिर हम भारतीय जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, भारत का शासन कंपनी के हाथ से छीन के ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए तथा भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने कंपनी के शासन को समाप्त किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी को 1873 के अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। यानी कि इससे पहले वाले अधिनियम में कंपनी को नहीं, उसकी जो शासन व्यवस्था होती है, प्रशासन व्यवस्था होती है, उसको जो है भंग कर देता है, समाप्त कर देता है। और 1 जनवरी 1884 को औपचारिक रूप से कंपनी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देता है। 1857 की बात करें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो रोटी और कमल था। इसके बाद बात करें तो 1858 के माध्यम से गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी कि जो भी कंपनी के अधिकार में था अब सब ब्रिटिश राजशाही के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। यहाँ पे 1858 में जो होता है मुगल सम्राटों का पद भी क्या करता है, समाप्त कर देता है। अब 1858 की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले भी विशेषता यह होती है कि लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा, जिसमें लिखा था, अब भारत की शासिका मैं हूं। इस अधिनियम के माध्यम से यानी कि 1858 के माध्यम से पहले के इस एक्ट के सभी विवाद और कठिनाई को दूर किया गया और इस एक्ट का उद्देश्य सरकार को सुदृढ़ बनाने का था। यानी कि जो भी सरकार में कमियां थी या जो भी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो भी समस्या उत्पन्न हुई उन सबको दूर करके एक अच्छे शासन प्रशासन की व्यवस्था करना था। इसने राजस्व संबंधी समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मंडल की स्थापना की थी 1858 के माध्यम से। इसके तहत भारत का शासन सीधे अब महारानी के हाथ में चला जाता है और गवर्नर जनरल का जो पद होता है उस पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है और वायसराय जो है भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने लगता है या बन जाता है। अब इस प्रकार जो है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं और इन्होंने ही महारानी का घोषणा पत्र जो है मिंटो पार्क में पढ़ा था। इसके बाद बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल यानी कि जो वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि बिना सचिव के आज्ञा के गवर्नर जनरल या जिसको वायसराय पद दे दिया गया था वो कोई कार्य नहीं कर सकता था। इसके बाद बात करें तो गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का भी पदनाम दिया गया और वह प्रति वर्ष नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। यह काम वायसराय का हो गया था। अगर अब हम भारत शासन अधिनियम 1858 की अन्य विशेषताओं की बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके अधिकार जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपा गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते हैं, जिसे भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। और जो प्रथम
भारत राज्य सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली। इस क्रम में अगर हम देखें तो भारत का राज्य सचिव जिसने भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी, क्या था, जो भी भारत का पूरा पूर्ण शासन था वो वायसराय से पहले सचिव के पास था, इसी में सारी शक्ति निहित थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अपने कार्यों के लिए जो है ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसके बाद बात करें तो भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत के शासन से संबंधित जितने भी कानून बनते या कदम होते उन पर सचिव की स्वीकृति जो लेना कर दिया अब अनिवार्य। और भारत परिषद जो है एक सलाहकार परिषद थी। इस परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था, यानी कि जो आपका भारत परिषद था इसका सचिव जो है लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया था। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू की गई द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो बीओसी और बीओडी वाली शासन पद्धति थी इसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य ऐसे हों जो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक की सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय भारत में 10 वर्ष उनका हो चुका हो, यानी कि 10 वर्ष की सेवा दे चुके हो या भारत में उनका 10 वर्ष हो चुका हो। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से जो है 7 की नियुक्ति का अधिकार सम्राट के पास था और जो शेष बचा था वो कंपनी के निदेशक को दे दिया गया था। सबसे मुख्य बात यह है कि अभी भी जो है इन सभी का वेतन जो है भारतीय राजस्व से ही देना फाइनल किया गया था कि इसी में से मिलेगा। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था, जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं थी। भारत राज्य सचिव को एक निगम निकाय यानी कि कॉरपोरेट बॉडी घोषित किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भारतीयों का सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न करने की बात की गई थी। 1858 के माध्यम से यह भी कहा गया था कि जब अब कोई भी नियम कानून बनेगा तो उसमें भारतीयों का सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का उल्लंघन न किया जाए। इसके बाद बात करें तो 1858 का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया था। 1858 में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एजुकेशन सब। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन और बढ़ेगा। थैंक यू।